विगत वर्ष जो संसद में 3 बिल पारित करे थे किसान बिल, उनको लेकर भारत में प्रोग्राम उसका रहा है, भारतीय राजनीति में उबाल आता रहा है और इसका मुख्य कारण जो रहा वो एमएसपी रहा। एमएसपी पे हर साल परीक्षाओं में सवाल आते रहे हैं। दिल्ली पुलिस सिपाही में अभी कई सवाल आए थे। एक पेपर में तो पूछा एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है। एक पेपर में उन्होंने पूछा कि धान का एमएसपी कितना घोषित करा गया। धान का एमएसपी, एक दिल्ली बोर्ड के पेपर में सवाल उन्होंने पूछा कि कितनी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करे जा रहे हैं आज तो ऐसे सवाल परीक्षाओं में आए हैं। तो एमएसपी घोषित हो गई थी जून महीने में इस खरीफ फसल के लिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एमएसपी के बारे में। देखिए पॉइंट में फुल फॉर्म देखें, एमएसपी बराबर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका विस्तृत रूप मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट से इसमें नहीं है कि याद रखें, इसमें नहीं है कि प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार 2 बार एमएसपी की घोषणा करती है। 2 बार एक साल में एमएसपी की घोषणा भारत सरकार करती है और इसका उद्देश्य किसानों को फसल बोने से पूर्व, फसल बोए जाने से पहले, बोने से पूर्व किसान को आश्वस्त करना होता है, आश्वस्त करना होता है कि उसे अपनी फसल का निश्चित मात्रा में मूल्य अवश्य मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अवश्य मिलेगा। अब इससे सरल शब्दों में आप समझ लें, हर साल सरकार 2 बार घोषित करती है एमएसपी और रबी और खरीफ का घोषित करती है। इसके अलावा फसल बोए जाने से 1-1.5 महीना पहले घोषित करती है ताकि किसान ये जान ले कि इस बार बोने वाली फसल बोने जा रहा है किसान, उसे कम से कम जिस फसल का मन बनाया है इतना दाम को निश्चित मिल जाएगा। इसके द्वारा सरकार ये भी कहना चाहती है कि भाई जैसे मान लीजिए धान का इस साल एमएसपी घोषित करा 1940 रुपये प्रति क्विंटल, तो भारत सरकार ये कहना चाहती है कि देखिए 1940 रुपये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि इससे ज्यादा पे कोई खरीद रहा है तो आप प्राइवेट मंडियों में बेचते, अन्यथा 1940 रुपये आप हमें बेचें। यानी कि न्यूनतम 1940 रुपये तो प्रति क्विंटल सामान्य धान का कीमत आपको मिल ही जाएगी। इसके द्वारा एक संकेत ये भी दिया जाता है कि प्राइवेट जो मंडियां हैं वहां पर किसानों को ठगा न जाए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि मंडियों में सस्ता अनाज, प्राइवेट मंडियों में सस्ता अनाज किसान का ले लिया जाता है। कारण फेयर व्यवस्था में खामियां, अधिकारियों की, सरकारी अधिकारियों की मंडी निजी मंडियों के व्यापारियों से मिली भगत साथ। जो भारतीय राजनीति में 3 किसान बिल आए, ये कहीं न कहीं इसी समस्या से जुड़ रहे थे। ठीक है ना? आप पॉइंट मैनेजमेंट पर उपयोगी बिंदु इस वर्ष यानी 2021 में, इस वर्ष खरीफ वर्ग की फसलों के लिए एमएसपी
घोषित हुए हैं। के जून के प्रथम सप्ताह में, जून 2021 के प्रथम सप्ताह में नेक्स्ट मंथ से इस वर्ष सरकार द्वारा घोषित, इस वर्ष का मतलब 2021, सरकार द्वारा घोषित प्रमुख फसलों की बढ़ोतरी सहित कितनी इंक्रीमेंट हुई इस साल, बढ़ोतरी सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी गैस के नीचे लिखिए नंबर 1, सामान्य धान, सामान्य धान गैस के 1940 रुपए, इस साल 1940 रुपए घोषित हुआ है। पोस्टर में लिखें 72 रुपए की वृद्धि, यानी इंक्रीमेंट इस साल 72 रुपये प्रति क्विंटल। नंबर 2, ए ग्रेड धान, ए ग्रेड धान गैस के 1960 1960 रुपए प्रति क्विंटल, 1960। पोस्टर में लिखते हैं 72 रुपए की वृद्धि, इसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपए की बढ़ोतरी कराई गई है। नंबर 3, हाईब्रिड ज्वार, हाईब्रिड ज्वार यानी संकर ज्वार, इसका दाम साल 2738 2738 रुपए, बढ़ोतरी 118 रुपए, 118। नेक्स्ट फसल बाजरा 2250 रुपए, 2250, 2250 रुपए बढ़ोतरी, इसमें भी 118 रुपए की करी गई है। नेक्स्ट रागी, अगली फसल रागी, एक फसल हुआ करती है, कहा जाता है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहली फसल जो उगाई गई वो रागी ही थी। रागी कितना इसका घोषित हुआ है, एमएसपी 3377 रुपए, 3377 रुपए, बढ़ोतरी 82 रुपए की 82। नेक्स्ट मक्का 1870 रुपए, ये प्रति क्विंटल में है 1870, 1870, इसमें 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस वर्ष। नेक्स्ट अरहर एवं उड़द, अरहर की दाल हुआ करती है, अरहर एवं उड़द 6300 रुपए, यानी प्रत्येक फसल के 6300 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़ोतरी 300 रुपए, यानी प्रत्येक में 300 रुपए की बढ़ोतरी, यानी पिछले साल ये 6000 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 300 रुपए की बढ़ोतरी के साथ इस बार हो गया 6300 रुपए प्रति क्विंटल। नेक्स्ट मूंग 7275 रुपए, 7275 रुपए, बढ़ोतरी हुई है 79 रुपए, 79। नेक्स्ट सूरजमुखी 6015 रुपए, 130 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस साल। नेक्स्ट सोयाबीन 3950 रुपए, 70 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस साल। नेक्स्ट तिल 7307 रुपए, 7307, 452 रुपए, 452, कोष्टक में सर्वाधिक बढ़ोतरी, तिल में सर्वाधिक बढ़ोतरी इस साल हुई है दामों में 7307 रुपए, और ये 452 की एक साथ बढ़ोतरी हुई है प्रति क्विंटल। नेक्स्ट मध्यम प्रेसे की कपास, मध्यम
रेशेकी कपास 5,726 रुपए, 5726 रुपए, 211 रुपए की इसमें बढ़ोतरी है। नेक्स्ट, लंबे रेशे वाली कपास 6,025 रुपए, 200 रुपए की वृद्धि हुई है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये प्रति क्विंटल नहीं है, यहाँ प्रति गांठ कर रहे हैं, प्रति गांठ, और एक गांठ में 170 किलोग्राम होते हैं, 170 किलोग्राम, ठीक है, प्रति गांठ ये भाव है। नेक्स्ट, मूंगफली, मूंगफली और इसका 5550 रुपए, 5,550 रुपए, 275 रुपए की इस बार हुई है बढ़ोतरी, 275 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये है एमएसपी जो जून में घोषित करे हैं। अब नीचे कुछ अन्य बिंदु लिखने, अदर पॉइंट, अन्य बिंदु लिखिए। एमएसपी की घोषणा की जाती है बेस्ट के CACP संस्था के सुझाव पर कृषि मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा, नेक्स्ट CACP बना था, कब बना CACP? नेक्स्ट के 1965 में। नेक्स्ट, CACP का विस्तृत रूप, फुल फॉर्म क्या है इसकी, परीक्षाओं में आती रहती है ऐसी फुल फॉर्म, विस्तृत रूप। नेक्स्ट के कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। हिंदी में बोलते हैं कृषि लागत एवं कीमत आयोग, है ना, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, लेकिन इसकी फुल फॉर्म परीक्षाओं में आती रही है। नेक्स्ट, एमएसपी के पक्ष में सुझाव देने वाला आयोग, इस आयोग ने सुझाव दिया कि एमएसपी घोषित करी जाए। ऐसा कि राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल फार्मर्स कमीशन, पुस्तक में अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हें आप जानते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये भारत में हरित क्रांति के जनक अथवा पिता कहे जाते हैं, और विश्व स्तर पर एक पुरस्कार दिया जाता रहा है कृषि क्षेत्र में, बोर्ड ऑफ पुरस्कार। सबसे पहले 1987 में ये पुरस्कार MS स्वामीनाथन को ही मिला था। तो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग बना, उसने ये सुझाव दिया, और उसके सुझाव पर ये दिए जाते हैं। 2001 में एक कमीशन बना था। DSSP ने एक सवाल पूछा, कितनी फसलों के लिए आजकल MSP घोषित करे जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट से। वर्तमान में MSP की घोषणा की जाती है नेक्स्ट के 23 फसलों के लिए, 23 क्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट से केंद्र सरकार किसानों की आय
दोगुना करने का लक्ष्य रखी है। राष्ट्र के सन 2022 तक सरकार का इरादा है कि किसान की आय दोगुना कर दी जाए और किसान संपन्न बन जाए, है ना, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट से भारत में कृषि मंत्रालय बना था। कब बना कृषि मंत्रालय? राष्ट्र के 1946 में 1946 में कृषि मंत्रालय बना। नेक्स्ट, भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। असम में एक सरकार बनी थी, इंडियन गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार पंडित नेहरू के नेतृत्व में आजादी से पहले। उसमें कृषि मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने और भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, है ना। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान कृषि मंत्री बिल्कुल जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर साहब भारत के आज कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय का नामकरण वर्ष 2016 में किया है। पीसीएस यूपी में पूछा गया सवाल है 2016 में प्रीलिम्स में क्या नाम कर दिया गया है? जैसे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब इसका सही नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। ऐसे ही अगर मैं सिमिलैरिटी जोड़ दूं, भारत में पहले शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थे। बाद में ये एचआरडी मिनिस्ट्री हो गया, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। लेकिन जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई, उसमें फिर से एचआरडी नाम समाप्त करके शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, वर्ष में हर साल वर्ष में 2 बार एमएसपी घोषित होते हैं, जैसे कि मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में, क्योंकि रबी की फसल उगाई होती है। नेक्स्ट, भारत में कृषि के 3 वर्ग, भारत में कृषि के 3 वर्ग क्रमशः है। जैसे नंबर 1 जायद वर्ग की फसलें, जायद वर्ग की फसलें पोषक में लिखने मार्च अप्रैल से मई जून के बीच, मार्च अप्रैल से मई जून के बीच। नंबर निकालिए, नीचे लिखने प्रमुख फसलें, यानी जायद की प्रमुख फसलें। परीक्षाओं में सवाल आता रहता है इनमें से कौन सी रबी वर्ग की फसल है या कौन सी नहीं है, ऐसे करके। तो प्रमुख फसलें जैसे करके खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी एवं अन्य पानी वाली फसलें, पानी वाली फसलें। नेक्स्ट, नंबर 2
खरीफ वर्ग की फसलें या खरीफ वर्ग। कोष्टक में जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तो किस महीने में बोई जा रही है और काटी जा रही है। नीचे प्रमुख फसलें देखिए, मैंने अभी आपको लिखवाई है फसलें खरीफ वर्ग की थी। जो भी एमएसपी घोषित करे हैं समझ जाएंगे। जो अभी मैंने एमएसपी की कीमत लिखवाई वो समस्त फसलें खरीफ वर्ग की फसलें हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ रिपीटेशन की आवश्यकता नहीं है, समझ लो ना। नेक्स्ट नंबर 3 रबी वर्ग की फसलें। रबी वर्ग की फसलें इनका समय अथवा काल हो जाएगा अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल के बीच। वैसे तो आजकल आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, फसलें अप्रैल पकड़ती नहीं है, मार्च में ही। फिर कृषि का यंत्रीकरण भी हो गया है, मशीनीकरण, तो जल्दी से उधर गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है फरवरी और उसके मध्य के बाद ही। 2021 में तो 10 फरवरी बहुत ही गर्मी वाला दिन रहा था इस साल, तो फरवरी में तेज गति से, तो कुल मिलाकर मार्च में कृषि पूरी जो रबी वर्ग की फसलें हैं वो कट जाती हैं। नीचे लिखने प्रमुख फसलें कौन सी फसलें हैं रबी वर्ग की लिखने, जैसे कि गेहूं, जौ, जई, चारा अधिक होती है जई। और कई बार लोग गेहूँ ये आपका सरसों वगैरह है यदि कट जाती है तो पानी की सुविधा जिन लोगों के पास है उसे बो देते हैं और 1-2 बार उसे जानवरों के लिए चारे के रूप में काट लेते हैं, फिर फसल भी ले लेते हैं। तो वो जो जई, मटर, चना, मसूर की जो दाल हुआ करती है मसूर, ये प्रमुख फसलें हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट से भारतीय संविधान में कृषि एक विषय है, तो किस सूची में शामिल हो जाएगा? राष्ट्र के समवर्ती सूची में, कंकर्ड लिस्ट में समवर्ती सूची का ये विषय हो जाएगा। नहीं, भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र सरकार का दायित्व कृषि का संरक्षण और उसे बढ़ावा देना है या देना बताया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 48 में आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन की बात करता है, एनिमल हस्बेंड्री, तो इसके संरक्षण की बात करता है। जबकि 48 में पर्यावरण संरक्षण आ जाएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो 48 अनुच्छेद हो जाएगा कृषि से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट से भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या के संदर्भ में इसे पुकारा गया है, किस नाम से पुकारा गया है? जैसे कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। अब देखिए 2006 यूपीएससी सिविल सेवा मेंस एग्जाम अंग्रेजी का पेपर कंपल्सरी, उसमें उन्होंने अंग्रेजी वाले पेपर में एक निबंध पूछते हैं 100 अंकों के लिए, 300 शब्दों में लिखना होता है। उसमें उन्होंने ये सवाल, ये निबंध रखा, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, इंग्लिश में लिखना था। अब जुआ कैसे है? क्योंकि आप देखते हैं भारत में आज भी सिंचाई की सुविधा संपूर्ण कृषि योग्य भूमि पर उपलब्ध नहीं है।
आज भी भारतीय कृषि इंद्र देवता की कृपा पर निर्भर है। आज 3 जुलाई 3 जुलाई है। कल कहीं जाके आप देखें थोड़े से बदला है, इंद्रदेव प्रसन्न हुए बसे हैं। अन्यथा किसान यदि वर्षा पर निर्भर करे, बहुत सारी जमीन कृषि योग्य हो ही नहीं जाएगी। कई बार वर्षा ज़्यादा हो जाती है तब भी कृषि भूमि रह जाती है बिना बोए। कई बार फसल तैयार हो जाती है और वर्षा हो गई तो खराब भी हो जाती है, नहीं हो जाती फसल। तो इस प्रकार से भारतीय कृषि एक जुआ की तरह से है, मानसून का जुआ। आज संपूर्ण कृषि विभाग के बहुत ही आधे से भी कम भूभाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इतना नेक्स्ट पॉइंट से इतना वर्तमान में भारत में कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। के 46% पर 46% जो हमारी संपूर्ण कृषि योग्य भूमि है उस पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। हाँ, सिंचाई के साधन अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट से भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन जैसे कि नहरें, नलकूप यानी ट्यूबवेल एवं तालाब। नेक्स्ट, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बाद में पंजाब आ जाता है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है ना, सिंचाई के संबंध में बात हुई। नेक्स्ट, वर्तमान में किसान कर्ज के कारण सर्वाधिक आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में क्रमशः है। आज आप देखते हैं किसान की एक बड़ी समस्या है उसकी ऋणग्रस्तता। किसान पहले से ही ऋणग्रस्त रहा है और किसान की इस ऋणग्रस्तता पर पीपी लाइफ जैसी चर्चित फिल्में बनती हैं, है ना। उन दिनों के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस फिल्म को प्रोजेक्टर पर शास्त्री भवन में देखा अपनी कैबिनेट के साथ में। फिल्म काफी बढ़िया है, हालांकि मैंने नहीं देखी फिल्म, लेकिन ये किसान समस्या में उतरने का प्रयास करती है ये फिल्म पीपी लाइफ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट से भारत में कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक कर्ज देने वाला बैंक, सर्वाधिक कर्ज किन बैंकों से मिलता है? जैसे कि वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। कई परीक्षाओं में ये सवाल आया, एसएससी सीजीएल में पूछा। अभी 2 साल पहले एसबीआई देता है, रिजर्व बैंक देता है। रिजर्व बैंक को देता ही नहीं, आप देखना उसमें जन सामान्य के खाते नहीं होते। नाबार्ड भी विकल्प में रखा, लेकिन नाबार्ड भी सीधे लोगों को नहीं देता, बैंकों को मदद कर रहा होता है, क्रेडिट दे रहा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसमें जन सामान्य के खाते भी नहीं होते। नाबार्ड में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड। हाँ, कब बना था नाबार्ड?
कब बना होगा नाबार्ड? 1980, 81, 82, 83। नेक्स्ट पॉइंट से लिखा कृषि क्षेत्रफल। आंसर तो इसका 12 जुलाई 1982 है। देखने कृषि क्षेत्रफल के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को लंबी अवधि के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराने वाला बैंक राष्ट्रीय नाबार्ड NABARD नाबार्ड। नेक्स्ट पॉइंट से नाबार्ड फुल फॉर्म करना इसकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट नाबार्ड का स्थापना वर्ष आरबीआई की एक शाखा के रूप में जो कृषि क्षेत्र के लिए है ना, कृषि खिड़की की तरह से आप समझिए, शाखा के रूप में आरबीआई की बैंक की शाखा के रूप में 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को ये बैंक बना। नेक्स्ट झूमिंग कृषि, झूमिंग यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झूमिंग कृषि, झूमिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। भारत में जनजातियों द्वारा समय समय पर यानी 10-20 सालों के अंतराल पर समय समय पर स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि को दिया गया नाम। भारत में भोटिया जनजाति जैसे बाईचुंग भोटिया एक फुटबॉलर है, एक भोटिया है, एक भोटिया जनजाति है। तो भोटिया जनजाति इसके लिए प्रसिद्ध है। भोटिया जनजाति में प्रसिद्ध है। वैसे अन्य जनजातियां भी इसे कर रही होती हैं, चाहे मध्य प्रदेश की जनजातियां हों, उड़ीसा की हों, झारखंड की हों, छत्तीसगढ़ की हों, नॉर्थ ईस्ट की हों, ये जनजातियां इस कृषि को कर रही होती हैं। तो इसके लिए मैं आज MSP के लिए इतना ही रहने देता हूँ।